तो दोस्तों हिंदी मिरर पर फिर से आपका स्वागत है। दोस्तों जैसे कि आपको मालूम ही है कि आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं। कौन से एग्ज़ाम? बीए फर्स्ट ईयर के सारे स्टूडेंट जो हैं तैयारी में लगे हुए हैं। बीए फर्स्ट ईयर के एग्ज़ाम जो हैं एसटी एसयू के जो आपके होने वाले हैं एग्ज़ाम, तो उसके लिए हम आपके लिए सेकंड पेपर की ये सीरीज़ लेकर आए हैं। हर एक सीरीज़ में आपको 35 क्वेश्चंस मिलेंगे और ये सीरीज़ आपके सेकंड पेपर से है, ध्यान रखिए। सेकंड पेपर से आपकी ये सीरीज़ है। सारे ही क्वेश्चंस बहुत ही सिलेक्टेड क्वेश्चंस इसमें लिए गए हैं। 35 की जो ये सीरीज़ है, आपको ये 4-5 मैं सीरीज़ दूंगी, तो 35 आप ऐड करते चले जाना। इस प्रकार से आपके पार्ट 250 या 200 तक जब तक आपका पेपर होगा बहुत अच्छे से तैयारी हो जाएगी। फर्स्ट पेपर की जिन्होंने बच्चों ने अभी तक तैयारी नहीं की है तो हिंदी मिरर पर आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी। प्लेलिस्ट बीए फर्स्ट ईयर करके मैंने एसटी एसयू श्रीदेव सुमन उत्तराखंड यूनिवर्सिटी बीए फर्स्ट ईयर करके मैंने प्लेलिस्ट बनाई हुई है आप लोगों की। तो फर्स्ट पेपर की सारी वीडियोस आपको वहां पर मिलेंगी। सेकंड पेपर की तैयारी में बने रहिए और अगर अभी तक आप अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, बेल आइकन हिट नहीं किया है तो कर दीजिए, क्योंकि अब आपको डेली एक वीडियो मिलेगी आपके पेपर से संबंधित, ठीक है। और अगर आपको लगता है कि फर्स्ट पेपर की भी आपके पास वीडियो सफिशिएंट नहीं है तो बता दीजिए, वहाँ की भी वीडियो और तैयार कर दी जाएंगी। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन, सारे ही 35 के 35 क्वेश्चन बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाले हैं। फर्स्ट यूनिट की आपके ये क्वेश्चंस मैंने नहीं लिए हैं, क्योंकि फर्स्ट यूनिट की जो 17 वीडियो है वहाँ पर बहुत अच्छे से तैयारी करा दी गई है, वहाँ आप चेक करिए फर्स्ट यूनिट की, ठीक है। यहाँ मैंने आपकी सेकंड यूनिट से लेकर फोर्थ यूनिट तक के क्वेश्चंस, मिक्स क्वेश्चंस की ये वीडियो बनाई है और आगे भी आपको मिक्स क्वेश्चंस ही सारे मिलेंगे, ठीक है। एक पर्टिकुलर मैंने नहीं लिया कि 2 अलग बनाऊंगी, 4 अलग बनाऊंगी, 3 अलग बनाऊंगी। मैंने क्या किया है, आपके 2 से लेकर 4 यूनिट तक मिक्स क्वेश्चंस की सीरीज बना दी है, जिससे क्या होगा आपको, अगर मैं जैसी ही ले लेती तो आप जैसी जैसी आंसर लगाते जाते सारे में, मिक्स में क्या होगा आपको गैस करना पड़ेगा कि कौन से कवि से संबंधित है ना, जैसा पेपर में आएगा आपके। चलिए पहला प्रश्न देखते हैं। जायसी कवियों में कौन सी भांति महत्वपूर्ण है? जो जायसी जी हैं वो कवियों में किस तरह से दिखाई देते हैं? चंद्रमा की भांति, शुक्र तारे की भांति, सूर्य की भांति, शीशे की भांति। तो सोच लीजिए आंसर, आप क्या सोच रहे हैं इसका। अगर आपने सोचा आंसर कि जायसी जो है कवियों में किस भांति दिखाई देते हैं, तो वो चंद्रमा की भांति दिखाई देते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। कौन सी रचना जायसी की नहीं है? यहाँ पर हमें बताना है जायसी की रचना नहीं है। पद्मावत, अखरावट, कामायनी और आखिरी कलाम। तो अगर आपने प्रसाद जी को पढ़ा है, जयशंकर प्रसाद जी को, तो वो कामायनी उनके द्वारा लिखी गई है। बाकी जो है पद्मावत, अखरावट, आखिरी कलाम जायसी जी की लिखी हुई है, जो कि आपके सिलेबस में भी है पद्मावत, है ना। चलिए अगला प्रश्न चलते हैं। जायसी के काव्य की भाषा कौन सी थी? जो जायसी जी ने अपना काव्य लिखा उसकी भाषा कौन सी थी? ब्रज थी, खड़ी बोली थी, अरबी थी या फिर अवधी थी, बताना है इसमें। तो आपको पता है ना पद्मावत की क्या भाषा है, तो उसी हिसाब से इसका आंसर लगा सकते हैं। तो पद्मावत की जो भाषा है वह क्या है? खड़ी बोली। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। हिंदी जायसी हिंदी साहित्य की किस काव्य धारा से जुड़े हैं? जो जायसी जी हैं वह किस काव्य धारा से जुड़े हैं? आपको पता है ये भक्ति काल में आते हैं। जो जायसी जी हैं वो भक्ति काल के अंतर्गत आते हैं। और भक्ति काल क्या है, जो 2 धाराओं में बटा हुआ है, ज्ञान मार्गी और प्रेम मार्गी, सगुण शाखा और निर्गुण शाखा। तो जो आपके निर्गुण है वो ज्ञान मार्गी है और जो सगुण है वो प्रेम मार्गी है। लेकिन जो आपकी जायसी जी हैं वो कौन सी शाखा से हैं? तो ये जो है प्रेम मार्गी शाखा से हैं। और कबीर दास जी भी आपके सिलेबस में वो ज्ञान मार्गी शाखा से हैं, ठीक है, और ये निर्गुण शाखा में आते हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जायसी जी का जो जन्म है 1942 ईस्वी में किस गांव में हुआ था? यहाँ आपको बताना है। अमेठी में, मध्य प्रदेश के गांव में, जायस नामक गांव में या गुजरात के एक गांव में। दोस्तों एक बात आपको बता दूं, सारे ही प्रश्न मैंने अपने आप से आपके लिए चुने हैं आपके सिलेबस में से। ये नहीं कि मैंने कहीं से उठाए और आपको लिख कर भेज दे दिए हैं, मैंने कॉपी पेस्ट कहीं से नहीं किया है। हाथ के लिखे हुए आपके ये प्रश्न मैंने बनाए हैं,
पूरा दिन बैठी हूँ और आपके लिए सीरीज़ तैयार की है। मैंने सोचा बच्चे की बहुत क्वेरी आ रही है, टाइम नहीं है, लेकिन तब भी आपके लिए टाइम निकाल कर मैं प्रश्न बना रही हूँ। तो वीडियो ज़रूर पूरी देखें और ध्यान से देखें और अच्छे से तैयारी करें, ठीक है। और अच्छे से अटैम्प्ट करें, बहुत अच्छे नंबर लेकर आएँ हिंदी में। मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि बहुत अच्छे से तैयारी करें और हिंदी का नाम ऊँचा करें और अच्छे से नंबर लेकर आएँ हिंदी के पेपर में, ठीक है। तैयारी कराऊंगी, जैसे भी आप कहेंगे वैसे ही आपको वीडियो प्रोवाइड कराऊंगी मैं, लेकिन मुझे जो है रिजल्ट अच्छा चाहिए आपका हिंदी का, ठीक है। चलिए इसका आंसर देखते हैं। इसका आंसर आपका जाएगा जायस नामक गांव में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं और इसको शेयर भी करें ज़्यादा से ज़्यादा। जैसे आप जैसे ही स्टूडेंट बीए की जो एसटी एसयू से तैयारी कर रहे हैं उन तक ये वीडियो पहुँचे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। पद्मावत के कवि हैं नाभा दास, मलिक मोहम्मद जायसी, नंददास या फिर इनमें से कोई नहीं। अभी अभी आपने पढ़ा है कि पद्मावत के जो कवि हैं वो जायसी जी हैं। अगला प्रश्न है कड़वक के कवि हैं। कड़वक क्या है? कड़वक जो है छंद है और ये किससे मिलकर बनता है ये भी आपको पता होना चाहिए। इसमें जो है आपका कड़वक में है अर्धाली, अर्धालियाँ होती हैं, उसके अर्धाली के बाद एक दोहा होता है, उसको कड़वक कहा जाता है। अब कितनी अर्धालियाँ होती हैं जिसके बाद दोहा पड़ता है और फिर उसको कड़वक कहा जाता है, ये मुझे बताएंगे आप कमेंट बॉक्स में। लेकिन अब हमें देखना कड़वक के कवि हैं नाभा दास, कबीरदास, जायसी, भूषण। तो कड़वक के कवि जो हैं वो जायसी जी हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। जायसी की किस रचना में सूफी दर्शन में सैद्धांतिक वर्णन मिलता है? अब आपको इस प्रश्न में बताना है कि सैद्धांतिक वर्णन कहाँ मिलता है जायसी जी की रचना में। तो आपका 8वें का आखिरी कलाम या फिर अखरावट या फिर पद्मावत या फिर चित्ररेखा। अब देखें यहाँ पर सारी रचनाओं के नाम आपको मिल चुके हैं, इनको याद कीजिए। हो सकता है इन चारों रचनाओं में से आपसे पूछें क्वेश्चन में किसी में भी कि इनमें से कौन सी रचना जायसी जी की है, या 3 के नाम दे दें आपसे पूछ लें कि इसमें से कौन सी नहीं है। तो चारों रचनाएं आपके सामने हैं। पहले इसका आंसर जान लीजिए। इसका आंसर होगा आपका अखरावट। अखरावट में जो है उन्होंने सूफी दर्शन के सैद्धांतिक वर्णन दिखाए हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न, किस आलोचक ने जायसी की अवधि का अर्हान कहा है? किस आलोचक ने जायसी की जो अवधि भाषा है उनकी, उसको अर्घान कहा है? बच्चन सिंह ने, रामकुमार वर्मा ने, रामविलास शर्मा ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने। तो जायसी की जो अवधि है उसको बच्चन सिंह ने क्या कहा है? अवधि का अर्घान कहा है। दोस्तों आपका प्रश्न का उत्तर बच्चन सिंह है, लेकिन इससे पहले हमें थोड़ा सा एक कन्फ्यूज़न आपका दूर करना पड़ेगा। हम प्रश्न पर चलते हैं 3 प्रश्न पर, ठीक है। वहाँ थोड़ा मिस्टेक हुई है। 3 प्रश्न में जो आंसर आपको बता दिया गया है, भाषा, जायसी के काव्य की भाषा कौन सी है, यहाँ पर आपको खड़ी बोली बता दिया गया था, लेकिन ये गलत है, अवधि भाषा है, ठीक है। इसको ठीक कर लीजिए, अवधि भाषा। चलिए आगे चलते हैं प्रश्न पर। 9 प्रश्न हो चुके हैं। 10वां प्रश्न आप देख लीजिए। 10वां प्रश्न है आपका, पद्मावत का कौन सा खंड हिंदी साहित्य की अनुपम निधि माना जाता है? पद्मावती वियोग खंड, सिंघल द्वीप वर्णन खंड, नागमती वियोग खंड या रतनसेन विदाई खंड, ठीक है। पद्मावती का जो वियोग खंड है या फिर सिंघल द्वीप वर्णन खंड है, इसमें आपको बताना है कौन सा अनुपम निधि माना जाता है। तो जो अनुपम निधि माना जाता है इनका नागमती वियोग खंड को माना गया है, नागमती वियोग खंड। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है आपका, जायसी के विरह वर्णन में कौन सी विशेषता नहीं है? यहाँ पर 4 विशेषताएं दी गई हैं, लेकिन एक ऐसी विशेषता है जो उनके काव्य में विरह वर्णन में नहीं है। फारसी काव्य का प्रभाव, लोक संस्कृति का चित्रण, 12 मासा का वर्णन, एक पक्षीय प्रेम का चित्रण। तो जो फारसी का प्रभाव देखा जाता है, लोक संस्कृति का चित्रण देखा जाता है, 12 मासा का वर्णन ये सबसे पहले इन्होंने ही किया था अपने उसमें काव्य में। तो लेकिन एक पक्षीय प्रेम का चित्रण नहीं किया जाता, क्योंकि दोनों ही तरफ का प्रेम इन्होंने दर्शाया है अपने काव्य में। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, नहित कहाँ हार बही मुट्ठी। यह किस कवि की पंक्ति है? जायसी की, तुलसीदास की, केशवदास की, नंददास की। तो मानुष प्रेम भयो बैकुंठी, ये वाली पंक्ति आपकी किसकी जाएगी? जल्दी से सोच लीजिए आंसर, किसका आप आंसर सोचेंगे इसमें? 12वें का आपका आंसर हो जाएगा, जल्दी से बताइए आंसर, जायसी जी, ठीक है जी, सीधा सीधा आपका इसका आंसर है। अगला प्रश्न देख लीजिए। अगला प्रश्न है,
मोहम्मद जीवन जल भरो रहट घरी के रीति, मोहन जीवन जल भरन रहट परी के रीति, घरी सो आई ज्यों भरी ढरी जन्म गा बीती। ठीक है, ये पंक्ति किसकी है? यह पंक्तियाँ किस कवि के द्वारा कही गई हैं? अमीर खुसरो, जायसी, रसखान या फिर रहीमदास। ठीक है, सारे ही आपके सिलेबस में अमीर खुसरो भी है, जायसी भी, रसखान तो नहीं है। तो बता दीजिए 13 का आंसर आप क्या लगा रहे हैं? तो 13 का आंसर भी आपका जायसी ही जाएगा। ठीक है, पंक्तियाँ जरूर ध्यान से देखें। पंक्तियाँ आपके जो मैंने ली हैं, हो सकता है एग्जाम में एज इट आ जाएँ आपकी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैतीय रहस्यवाद है तो जायसी में है जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है। यदि कहीं रमणीय सुंदर अद्वैतीय रहस्यवाद है तो जायसी में है जिसकी भावुकता उच्च कोटि की है। यह कथन किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, डॉक्टर गिरिसन ने या फिर राहुल साकृत्यायन ने। तो आपको बता दें कि ये कथन रामचंद्र शुक्ल जी ने जायसी के बारे में कहा है। पंक्ति जरूर नोट डाउन करें, हो सकता है एग्जाम में यही वाली आ जाए। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। चारण काल का नाम आदि काल को किसने दिया? जो आदि काल है उसको चारण काल किसने कहा? रामचंद्र शुक्ल जी ने, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने, गिरियर्सन ने या फिर डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने। तो चारण काल जो कहा है वो डॉक्टर रामकुमार वर्मा ने कहा है। अगला प्रश्न, आदिकाल को बीजवपन काल नाम किसने दिया? बीजवपन काल ध्यान से सुने। महावीर प्रसाद द्विवेदी, रामचंद्र शुक्ल, हजारी प्रसाद द्विवेदी, डॉक्टर रामकुमार वर्मा। तो बीजवपन काल जो कहा है वह महावीर प्रसाद द्विवेदी ने कहा है। ध्यान से सुनिए सारे प्रश्न और याद कीजिए इनको ध्यान से। आदिकाल में रचित रासो काव्य में महाकाव्य कौन सा है? जो महाकाव्य, वैसे तो रासो काव्य बहुत सारे लिखे गए हैं, लेकिन इसमें महाकाव्य की संज्ञा किसको दी गई है? पृथ्वीराज रासो को, बीसल देव रासो को, परमाल रासो को या फिर खुमान रासो को? तो आपके सिलेबस में कौन सा है? पृथ्वीराज रासो, तो इसी को महाकाव्य की संज्ञा दी गई है। ठीक है, और सारे ही ये जो काव्य हैं ये आदिकाल के हैं। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, रासो काव्य में किस भाषा का प्रयोग है? देख लीजिए, अब आ चुका है आपका रासो काव्य। ठीक है, रासो काव्य में अपभ्रंश काव्य, डिंगल भाषा, पिंगल भाषा, डिंगल पिंगल भाषा। ये प्रश्न जो मैंने आपको कल लास्ट ईयर का पेपर कराया था वहाँ भी ये प्रश्न था, लेकिन मैंने कहा ना उत्तर वहीं के वहीं खड़े रहते हैं, लेकिन प्रश्न बदल जाते हैं। यहाँ पर प्रश्न बदल चुका है। तो अगर आपने वीडियो ध्यान से देखी है, अगर आप नहीं देखी है तो देखिए। आप क्वेश्चंस करने से पहले जो लास्ट ईयर आपका पेपर आया था उसको ज़रूर देखें, उसके बाद आप आगे के प्रश्न करें, क्योंकि प्रश्न जो हैं वहीं से पेपर का पैटर्न आपको पता चलेगा, किस तरह का पैटर्न आपका एग्ज़ाम का आएगा। तो रासो काव्य में जो भाषा है, देखिए अगर डिंगल पिंगल दोनों आती हैं तो आप यहाँ लगाएंगे। ठीक है, अगर पिंगल आती है तब भी आप लगा सकते हैं, सिंगल में अगर आती है, डिंगल भी अगर सिंगल आती है तब भी आप लगा सकते हैं, क्योंकि दोनों का ही यहाँ पर मिक्सचर है। एक प्रश्न अगर आपका इस तरह से बनता है कि डिंगल में कौन सी भाषाओं का मिक्स है, पिंगल कौन सी दो भाषाओं से मिलकर बनी है, तो डिंगल में हम आपको बता दें राजस्थानी और ब्रज भाषा से, और जो पिंगल जो बनी है वो आपकी ब्रज भाषा। तो दोस्तों जो डिंगल है उसमें राजस्थानी का रूप देखा जाता है, और जो पिंगल है उसमें जो है ब्रज भाषा का देखा जाता है। तो अगर आपकी पिंगल आती है तो उसमें आप ब्रज अपभ्रंश बोल सकते हैं, और डिंगल जो है वहाँ पर राजस्थानी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। पृथ्वीराज रासों में कितने सर्ग हैं? बहुत आसान प्रश्न है, सभी को पता होगा। 59, 72, 69 या फिर 70। तो पृथ्वीराज रासों के जो सर्ग हैं वो 69 हैं। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। अगला प्रश्न देख लीजिए क्या है, अमीर खुसरो का जो है वास्तविक नाम क्या था? इसमें आपको बताना है अमीर खुसरो का जो वास्तविक नाम है वह क्या था। प्रश्न की डिटेल थोड़ा यहाँ देखते हैं। ऑप्शन क्या है? अमीर खुसरो, मोहम्मद हसन, मोहम्मद खान या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अमीर खुसरो तो है ही वो, यहाँ पर मोहम्मद खुसरो आ रहा है, लेकिन वास्तविक नाम पूछा गया है तो वास्तविक नाम उनका मोहम्मद हसन था। याद रखिए, प्रश्न पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न है आपका, तोता ए हिंद को उपनाम से जाने जाते हैं। जो तोता हिंद थे वो किसको कहा जाता है? इब्न बतूता को, असीम को, अमीर खुसरो को या फिर दयाराम को? तो बताना है उपनाम किसका था तोता हिंद। तो जो अमीर खुसरे थे उनको तोता हिंद कहा जाता था। फिर अगला प्रश्न है, पृथ्वीराज रासो को अर्ध प्रमाणिक माना है।
पृथ्वीराज रासो को जो है, अब आपको एक थोड़ी सी जानकारी यहाँ पर दे देते हैं कि जो पृथ्वीराज रासो है वहाँ पर साहित्यकारों ने, किसी ने इसको अर्ध प्रमाणिक माना है, किसी ने इसको प्रमाणिक माना है और किसी ने इसको जो है बिल्कुल ही पूर्णतः नकार दिया है कि नहीं ये अप्रमाणिक ही है। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अर्ध प्रमाणिक किसने माना है, श्याम सुंदर दास जी, डॉक्टर नगेंद्र, हजारी प्रसाद द्विवेदी या फिर कर्नल टॉन ने। तो 22 का आपका उत्तर क्या जाना चाहिए, जल्दी से बता दीजिए। तो जो अर्ध प्रमाणिक माना है वह हजारी प्रसाद द्विवेदी ने माना है। अब डॉक्टर श्याम सुंदर दास जी ने क्या माना है, डॉक्टर नगेंद्र जी ने क्या माना है, कर्नल टॉन ने क्या माना है, इन तीनों को सर्च कीजिए। इन्होंने प्रमाणिक माना है, अर्ध प्रमाणिक माना है या फिर अप्रमाणिक माना है। ठीक है, जल्दी से सर्च करके मुझे कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर दीजिए। चलिए आगे देखते हैं, अमीर खुसरो को अमीर का खिताब किसने दिया। अमीर, ठीक है, खुसरो थे ये पहले, मैंने अभी आपको इनका वास्तविक नाम बताया था, लेकिन अमीर खुसरो को अमीर किसने कहा था, जलालुद्दीन खिलजी ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, अकबर ने या फिर हुमायूं ने। तो जो इनको अमीर की उपाधि दी थी या खिताब दिया था वह अलाउद्दीन खिलजी ने दिया था। चलिए अगले प्रश्न पर चलते हैं। आपके अगला प्रश्न 24 प्रश्न देखते हैं। रासो के मध्यकाल रूपांतर में कितने सर्ग हैं। अब आपको मैंने बताया था कि जो रासो है वो 69 में बटा हुआ है, लेकिन जो इसका आपका जब मध्य आता है तो वहाँ पर वह कितने सर्ग में है, मध्यांतर जो है। तो जल्दी से बताइए, इसका आंसर आप क्या लगाएंगे, 18, 70 या 40 से 47 के बीच या फिर 65। तो 24 का आपका आंसर हो जाएगा 40 से 47 के बीच। क्या है, इसका मध्य रूपांतर है रासो का। किस कौन से रासो का, आपके पृथ्वीराज रासो का। चलिए आगे प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान है, बताइए अमीर खुसरो का जन्म स्थान कौन सा है, आगरा, पटियाली, दिल्ली या फिर उन्नाव। आंसर का जल्दी से सोच लीजिए, क्या आप इसका आंसर सोच रहे हैं, अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था। तो दोस्तों देख लीजिए, अमीर खुसरो का जो जन्म स्थान है, अगर आपने लगाया है पटियाली तो बिल्कुल सही लगाया है, अमीर खुसरो का जन्म स्थान पटियाली है। ध्यान से सुनिएगा प्रश्न को, पटियाली है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमीर खुसरो का जन्म काल है, क्या है, 1255 1326, 1250 से 1320, 1120 से 1250, 1155 से 1230। तो यहाँ पर ये जो 1255 है, कहीं कहीं पर आपको ये 1253 भी मिलेगा। अगर 53 आता है तब भी सही है, 1255 आता है तब भी सही है। तो ठीक है, इसको आप ठीक से नोट डाउन करें अपनी नोटबुक पर। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। प्रश्न है आपका, पृथ्वीराज रासो का नायक कौन है। बहुत ही आसान प्रश्न है, लेकिन बच्चे इसमें भी मिस्टेक कर जाते हैं। चंद्रबरदाई, पृथ्वीराज चौहान, परमाल या फिर आला उदल। तो ये सारे ही करैक्टर इसमें हैं, लेकिन इसमें कौन सा होगा, परमाल तो नहीं है, ये भी नहीं है, लेकिन ये दो हैं। लेकिन नायक कौन माना जाएगा इसका, तो नायक तो पृथ्वीराज चौहान को ही मानेंगे ना, भले ही चंद्रबरदाई ने लिखा है। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमीर खुसरो किस शासक के दरबारी कवि थे। तो अब अमीर खुसरो का ही प्रश्न बन चुका है आपका, चंद्रगुप्त द्वितीय के, हर्षवर्धन के, कुतुबुद्दीन ऐबक के या फिर अलाउद्दीन खिलजी के। तो ये दरबारी कवि किसके थे, ये अलाउद्दीन खिलजी के दरबारी कवि थे, जिन्होंने इनको आमिर की भी उपाधि दी थी। चलिए अगले प्रश्न पे चलते हैं। अमीर खुसरो किसके शिष्य थे। अब दरबारी कवि से हम आ गए हैं शिष्य पर। सैफुद्दीन अहमद, निजामुद्दीन औलिया, असदुल्ला बेग या फिर मोइनुद्दीन चिश्ती। जो ये शिष्य थे, जो इनके गुरु थे, वो गुरु थे निजामुद्दीन औलिया, और इनका बहुत ही अच्छा संबंध था दोनों का, अमीर खुसरो का इनका। जब इनकी मृत्यु हुई इनके गुरु की, तो कुछ दिन बाद ही इनकी भी मृत्यु हो गई थी। इतना प्यार करते थे आपस में दोनों, चेला और गुरु। ठीक है, छंदों का अजायब घर कौन सा ग्रंथ कहलाता है। बहुत अच्छा प्रश्न है। परमाल रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो या फिर पृथ्वीराज रासो। तो आपकी जानकारी के लिए बता दें, जो आपके सिलेबस में पृथ्वीराज रासो है, इसको छंदों का अजायब घर भी कहते हैं। लेकिन इसका जो कौन सा सर्ग है, कौन सा कांड है या फिर कौन सा अध्याय है, तो वो कौन सा जो है उस छंदों का अजायब घर कहा जाता है, बताना है आपको कमेंट बॉक्स में। चलिए अगला प्रश्न। कबीर को लहरतारा नामक तालाब के किनारे से किस जुलाहा दंपति ने उठाकर पालन पोषण किया। अब प्रश्न देखो, दो छुप गए यहाँ पर। कबीर का जन्म कहाँ हुआ, लहरतारा नामक तालाब के किनारे। अब दूसरा प्रश्न ये बन चुका है कि पालन पोषण किसने किया, नीरू और नामा ने, नामा और हेमा ने, नीरू और नीमा ने या फिर हीरो जुम्मा ने।
तो 2 प्रश्न आपको एक साथ यहाँ पर मिल चुके हैं। आपके इस प्रश्न का उत्तर हो जाएगा नीरू और नीमा ने। और जन्म कहाँ हुआ? लहरतारा। चलिए आगे चलते हैं। मृत्यु मैंने कल आपके जो पेपर कराया था लास्ट ईयर का, उसमें मृत्यु बताई थी मगहर में, याद रखिएगा। जो भी प्रश्न सेकंड पेपर के हैं आपको कराए हैं उनको सबको याद रखिए। कबीर के पुत्र और पुत्री का क्या नाम था? कमल कमली, कमल कमाली, रोहिणी रोहिणी, कमाल या फिर कमाली। तो कबीर के जो पुत्र पुत्री थे उनका नाम था कमाल और कमाली। अगला प्रश्न है, कबीर ने जो है ज्ञान का प्रतीक रूप किसे माना है? मतलब ज्ञान का प्रतिरूप क्या हुआ है? कुत्ता, संसार को, या फिर दूलीचा को, या फिर हाथी को। तो कबीर ने जो ज्ञान का प्रतिरूप माना है वह हाथी को माना है। अगला प्रश्न आपका है, मानसरोवर, मानसरोवर अंतः न जही, इस साखी में कौन सा अलंकार है? देखिए प्रश्न आ चुका है फर्स्ट यूनिट से, लेकिन यूनिट फर्स्ट नहीं है, अलंकार पूछा गया है पंक्ति में। आपके जितनी भी पंक्तियां हैं, जिस भी कवि की पंक्तियां हैं, वहाँ पर आपसे अलंकार पूछा जा सकता है। जैसे कि आपको सेकंड पेपर जो कराया वहाँ अपने प्रश्न अगर ध्यान से देखोगे तो वहाँ पर कबीर की पंक्तियों में अलंकार पूछे गए हैं, जायसी से तुलसीदास जी की पंक्ति में भी अलंकार पूछे गए हैं आपसे। तो प्रश्न कैसे भी बन सकता है सिलेबस में। अनुयुक्ति, रूपक, श्लेष या फिर उपमा, बताइए 34 का क्या आंसर आप लगा रहे हैं? कौन सा अलंकार है? मानसरोवर अंत न जाही। तो 34 का आपका आंसर बताना है आपको, जल्दी से सोच के रखिए आंसर। तो स्टूडेंट इसमें जो आपका अलंकार है सोच लिया है आपने? कौन सा अलंकार सोच रहे हैं? रूपक अलंकार। तो बहुत अच्छे, पंक्ति को जरूर नोट डाउन करें, प्रश्न बन सकता है। अगला प्रश्न लास्ट आपको बताया था कि 35 क्वेश्चंस होंगे। कबीर की रचनाएं संकलित हैं सूरसागर में, कबीर ग्रंथावली में, सूरसारावली में, या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ये तो सूरदास जी से संबंधित होगी, ये भी सूरदास जी से संबंधित होगी, तो कबीर के नाम से ही तो कबीर से संबंधित होगी ना। तो प्रश्न का आंसर सीधा सीधा है कबीर ग्रंथावली में। अब बाकी के प्रश्न सभी से बनाकर लेकर आऊँगी नेक्स्ट वीडियो में। आपके 35 आपको मिल चुके हैं, क्योंकि एक ही कवि से लेकर प्रश्न तरह तरह से बनेंगे। कबीर दास जी, सूरदास जी, तुलसीदास जी, जायसी, और आपके पृथ्वीराज चौहान से, वो चंद्रबरदाई से, ठीक है, सभी कवि से, भूषण से, और आपके दूसरे कवि कौन से हैं? बिहारी जी, ठीक है। सारे जितने भी कवि हैं सभी से मिक्स प्रश्न की श्रृंखला आपको मिलती रहेगी। आज आपकी 27 डेट हो चुकी है, 1 तारीख को आपका पेपर है, और तब तक आपको 4-5 वीडियो मिल जाएंगी, और मुझे लगता है बहुत ही सफिशिएंट आपको रहेंगी। और प्रश्न आपको पसंद आए हैं तो लाइक एंड शेयर तो बनता है, एक लाइक ठोकिए, एक शेयर कीजिए, शेयर तो कई सारे कीजिए, ठीक है, और लाइक तो एक कर ही दीजिए। और सब्सक्राइब नहीं किया है तो लाल बटन को ज़रूर दबा कर जाएँ और हिंदी मिरर के साथ जुड़कर जाएँ।